अगर आपने लेंथ मेजर करनी है तो आपके पास कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं और आपको इनको यूज कहाँ पे करना है। सबसे पहले क्या है, अगर तो आपने नॉर्मल लेंथ फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीटर रूल 1 मीटर से ज्यादा लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मीटर रूल तो भी हो सकता है, या मेजरिंग टेप। हम सबसे पहले बात करें जब मेजरमेंट्स की, लेंथ मेजरमेंट, which devices are required to measure the length. So length पे हम सबसे पहले क्या होगा, मीटर रूल, जो ऑल नो वेल। अच्छा, अब और मेजरिंग टेप, आपको पता है मेजरिंग टेप कहाँ पे चाहिए होगी, जहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर से ज्यादा होगा, वहाँ मेजरिंग टेप लिख सकते हैं आप। जितना मर्जी डिस्टेंस हो, वी कैन यूज मेजरिंग टेप। आज चेयर ले लो। अच्छा बेटा, और छोटी लेंथ मेजर करनी है, इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो सबसे सुटेबल क्या है, वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर, यहाँ स्क्रू गेज बेहतर है। अच्छा, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अगर आपने ये जो बॉल पॉइंट है ना, इसकी रिफिल की विड्थ फाइंड आउट करनी है। जो बॉल पॉइंट होता है ना, इसके अंदर रिफिल होता है जिसमें इंक होती है, मैंने इसकी विड्थ कैलकुलेट करनी है, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब है, मुझे उसकी विड्थ कैलकुलेट करनी है। फिर ये चीजें नहीं चलेंगी। एक कैपिलरी ट्यूब है इस तरह की, और उसका ये इंटरनल बोर फाइंड आउट करना है, मैंने ये कितना है, वो भी तो लेंथ है। तो उसके लिए चलेगी ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। क्या चलेगी? ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। दिस कैसे करेंगे हम इसको? अगर ये कैपिलरी ट्यूब है तो एक ऐसा आता है आपके एक्सपेरिमेंट जिसपे आपने कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे आप, इसको किसी कलर लिक्विड से भर लेंगे। कलर लिक्विड, कोई भी कलर लिक्विड से भर लिया, मे बी मर्क्यूरी, मे बी कोई भी कलर लिक्विड। तो कलर लिक्विड से भर लिया है, तो अब मैं इसका डायमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? ये कैपिलरी ट्यूब है, लेंथ मेजरमेंट है, उसके लिए मैं यूज करूंगा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप आपको पता है माइक्रोस्कोप क्या होती है, और उसको हम देखेंगे, इसको नीचे रखेंगे यूं करके, और उसको घुमाएंगे तो ये लेंथ मूव करेगा, ये पूरी पोजीशन मूव करेगी। तो उसके अंदर क्रॉस नजर आ रहा होता है आपको, आगे लाएंगे, आगे जाएंगे, उसको मूव करते रहेंगे, और आपको जब ये क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा तो आप उसकी जो वर्नियर रीडिंग है फाइंड आउट कर लेंगे, ये रीडिंग 1 आ जाएगी। फिर इसको और मूव करेंगे, क्रॉस मूव करते 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 यहाँ पर आया, एक रीडिंग ले ली, एक क्रॉस मूव करते 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 जब यहाँ भी पहुंचेगा तो दूसरी रीडिंग ले ली, रीडिंग 2 माइनस रीडिंग 1। तो अगर आपने कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर फाइंड आउट करना है तो यूज व्हाट, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। याद कर लें, ये नई चीज थी आपके लिए। तो हम बात कर रहे हैं लेंथ मेजरमेंट पे, हमें क्या नाम चीजें चाहिए। लेंथ के बाद बेटा मैस, हम पहले बेसिक क्वांटिटीज की बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, मैस मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए आपको? मैथ के लिए बैलेंस चाहिए, बीम बैलेंस चाहिए, दोनों चलेंगे। लिखते रहे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, फिर आगे चलते हैं। लेंथ हो गई, अब हम बात करते हैं मैस। मैस मेजर करने के लिए हमें बैलेंस चाहिए, कंप्रेशन बैलेंस कर सकते हैं, बीम बैलेंस कर सकते हैं, इट शुड बी बैलेंस। कंप्रेशन बैलेंस, टॉप एंड बैलेंस, बीम बैलेंस चलेगा। मैस, अब जब मैस की बात करते हैं तो समटाइम वेट आ जाता है साहब, वेट। तो हम मैस मेजर करके फार्मूला यूज कर सकते हैं वेट कैलकुलेट करने के लिए, W=mg, और we can use what? बोले न्यूटन मीटर, we can use spring balance और न्यूटन मीटर, we can use spring balance और न्यूटन मीटर। स्प्रिंग बैलेंस और न्यूटन मीटर। सो मैस और वेट के लिए हमें ये चाहिए। टाइम, टाइम मेजर करना है आपको जी। सबसे कॉमन क्या है? स्टॉपवॉच, पता है आप सबको स्टॉपवॉच चाहिए। टाइम मेजर के लिए स्टॉपवॉच चाहिए जी। टिकट टाइमर एंड टेप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। टिकट टाइमर, मुझे डॉट्स लग रहे होते हैं, 1 सेकंड में कितने डॉट्स लग रहे हैं। टिकट टाइमर एंड टेप चाहिए हमें टाइम मेजरमेंट के लिए। टिकट टाइमर एंड टेप्स, और एक और चीज भी होती है टाइम मेजरमेंट।
पता है आप लोग बहुत यूज करते हैं आप। CRO, टाइम बेस्ड सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट CRO बिल्कुल नहीं। अगर आपको किसी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सॉन्ग का टाइम इंटरवल निकालना है, रिफ्लेक्टेड सॉन्ग फाइंड आउट करनी है इंसिडेंट, तो हम क्या यूज करेंगे? CRO। CRO वोल्टेज भी मेजर करता है, टाइम भी मेजर करता है। CRO वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ये छोटी छोटी चीजें जो पता होना चाहिए आपको। और भी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं ना CRO, किसी भी, जैसे कोई वेव का टाइम पीरियड निकालना है, टाइम इंटरवल तो कोई हो सकता है ना। अच्छा बिल्कुल सही है। और क्या बोल रहे थे आप? लाइट गेट। बिल्कुल सही है। लाइट गेट मेथड क्या होता है टाइम निकालने के लिए? लाइट गेट मेथड ये होता है किसी डिस्टेंस का टाइम निकालने के लिए कि इतने टाइम में ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं लाइट गेट मेथड। उसमें क्या है? लाइट गेट आप इंप्रूवमेंट में डालते होंगे ना कि हम फॉर एग्जांपल आपने एक बॉल का एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल निकालना है किसी बॉडी का। अब ये है कि आप स्टॉपर से भी टाइम ले सकते हैं और इसको आगे भेज सकते हैं। तुम ना आप आगे आ जाओ बेटा। बेटा आप स्ट्रीम पे हो प्लीज डोंट माइंड। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। आप थोड़ा आगे सॉरी सॉरी यार सॉरी। अच्छा बेटा नॉन स्टूडेंट टाइमर हो गया, टाइम हो गया, CRO हो गया। लाइट गेट मेथड क्या होता है? बेटा मुश्किल एक्सपेरिमेंट पता है कौन से होती है? मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट, रियली डिफिकल्ट। बाकी सब आसान है। मैग्नेटिज्म वेरी इजी। अभी हम बात करते हैं, हम जनरलाइज बात करेंगे, फिर आपको तरीका बताओ। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजी, मुश्किल मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में हम यूज कर सकते हैं लाइट गेट। हाउ कैन वी फाइंड टाइम यूजिंग लाइट गेट? तो बेटा इसकी दो अप्रोचेस हैं। इधर आ जाओ। हाँ बेटा प्लीज को आए। We are going to find time for specific distance। टाइम फॉर स्पेसिफिक डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं बेटा? लाइट गेट मेथड। अब लाइट गेट मेथड क्या है? अब इसकी दो अप्रोचेज हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लाइट गेट मेथड ये होता है कि एक ही लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट या फिर शो कर रही होती है। अक्सर हम इंप्रूवमेंट में डालते हैं इसको, फिर जो लाइट गेट मेथड और इसका जो इंप्रूवमेंट थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा ये लेजर लाइट है, इसके सामने लगा होता है डिटेक्टर। आपको नहीं आता तो नाम लिखते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर के साथ अटैच होता है टाइमर। हाँ भाई कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक लाइट पड़ रही है ना, अब बेटा बाहर के एसी चला के मैं दरवाजा खोल दो ताकि बाहर भी खोल दो दरवाजा और बाहर वाला खोल दो एसी। अच्छा बेटा आगे इसके अप्रोच ये है कि जब तक लाइट इससे बढ़ती रहती है तो टाइमर क्या है? ऑफ। अब एक्सप्लेन करेंगे। When the light is falling on the detector, the timer is off। अब जब भी कोई चीज आएगी, सपोज इसको ड्रॉप कर रहा हूँ और ये लेजर पाथ को इंटरसेक्ट करेगी। लेजर पाथ को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, तो लाइट इस पे नहीं पड़ेगी। तो लाइट इस पे नहीं पड़ेगी तो टाइमर क्या हो जाएगा? अभी भी ऑन रहेगा, अभी भी ऑन रहेगा, अभी भी ऑन रहेगा, जब तक ये कट कर रही है ऑन रहेगा। और जैसे ही लाइट पड़ना शुरू हो जाएगी टाइमर क्या हो जाएगा? ऑफ। और टाइम लिखा हुआ आ जाएगा उसके ऊपर, रुक जाएगा। तो हमारे पास इतना डिस्टेंस कवर करने का टाइम आ गया, इतना डिस्टेंस कवर करने का टाइम आ गया। तो एक तो ये अप्रोच होती है, ये इसमें क्या होता है? सिंगल पास होता है। जैसे ही कोई चीज उसको इंटरसेक्ट करेगी, जितनी देर तक इंटरसेक्ट करती जा रही है, जितनी देर तक इंटरसेक्ट करती जा रही है, टाइमर ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है। और जैसे ही नीचे उतरेगी टाइमर क्या हो जाएगा? ऑन। टाइम आ जाएगा इतना डिस्टेंस कवर करने का। तो अगर मैं ये डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर लूं तो स्पीड आ जाएगी ना। इस डिस्टेंस इस जगह की एवरेज स्पीड, यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी है? डिस्टेंस ओवर टाइम इज एवरेज स्पीड। डिस्टेंस ओवर टाइम फाइनल इनिशियली होती है, एवरेज स्पीड होती है इतना डिस्टेंस कवर करने की। एक तो ये होता है, अगर आपको किसी चीज की इनिशियल स्पीड निकालनी है और फाइनल स्पीड निकालनी है तो क्या कर सकते हैं?
यहाँ से इसको ड्रॉप करें यूं करके, बिल्कुल करीब रखें, ड्रॉप करें नीचे गिरेगा। अच्छा ड्रॉप करने में तो इनिशियल स्पीड आप 0 भी ले सकते हैं, बल्कि ऐसे ही करते हैं, आप इसको ड्रॉप करें, इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लिया आपने 0, फाइनल यहाँ से आ जाएगी, फाइनल के नीचे गिरेगा 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 गिरेगा, इतनी देर की एवरेज फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0, एवरेज फाइनल वेलोसिटी यहाँ से आ गई, और फिर ये इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, ये डिस्टेंस भी है, इसको यूज करते हुए आप ए निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। अब इससे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, u0 कितने डिस्टेंस से गिरा रहा है, sp है आपके पास, और जब पाथ को इंटरसेक्ट करेगा तो नीचे गिरने जितने टाइम तक वो नीचे गिरता जा रहा है, इस पाथ को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी का हम सपोज क्या कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी, लेकिन ये इतना डिस्टेंस कवर करने की एवरेज फाइनल वेलोसिटी है, इतना डिस्टेंस कवर करने की एवरेज फाइनल वेलोसिटी। 12 सेकंड अप्रोच क्या है, सेकेंड अप्रोच 2 गेट पैटर्न होता है, इसमें एक डिटेक्टर यहाँ पर होता है, एक डिटेक्टर यहाँ पर होता है, ये दोनों टाइमर से अटैच होते हैं। बेटा टाइमर यूं है, ये डिटेक्टर 1, डिटेक्टर 2, बेटा डिटेक्टर 1 एंड डिटेक्टर 2, लेजर लाइट, और यहाँ पे भी लेजर लाइट। अब मैं किसी चीज को ड्रॉप कर रहा हूँ, अब ये होगा कि जब ये यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ये इसको कट करेगी तो टाइमर ऑन हो जाएगा। ऊपर वाला पाथ लेजर पाथ 1 कट होगा तो टाइमर ऑन हो जाएगा, और ये बॉल नीचे गिरेगी नीचे गिरेगी नीचे गिरेगी नीचे गिरेगी, लेजर पाथ 2 कट होगा तो टाइमर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑफ हो जाएगा। तो तब टाइम आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम आ जाएगा। मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत जरूरी है, यहाँ से यहाँ तक गिरने का क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। जी बेटा सर ये ऑब्जेक्ट बीच में होगा तो दोनों लेजर चल ही नहीं होंगी, चल रही होगी, तो वो फिर चेंज नहीं, वो पता क्या होता है, ये इस तरह के डिटेक्टर और सेटिंग होती है कि जैसे ही यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी चेंज होगी ना, ये ऑन ऑफ होगा। स्विचिंग कैसे होती है, लाइट इंटेंसिटी के चेंज होने से। देखो लाइट बढ़ती जा रही है तो यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही, टाइमर ऑफ है। जब ये इंटरसेक्ट करेगी ना, एक बार लाइट इंटेंसिटी चेंज होगी, पाथ उससे इंटरसेक्ट होगा। वालेकुम सलाम, बताओ आप लोग तो पीछे नहीं बैठते, यहाँ पे मैं एक स्टेप आगे हो गया, एक तो आगे आपके लिए मैं एक चेयर दो बेटा मुझे फ्री, अब जाओ तो बेटा अभी तो आगे जाओ, पहुंच जाओ। बेटा अब आप लोग पीछे लो, पीछे लो बेटा, सॉरी आगे डिस्कस करो लेकिन बात उनको बताइए। एक और चीज चाहिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू। लाइट अंधेरा आ रहा है, ये ग्रीन पे नहीं बैठना, रेड वाली चेयर पे। हाँ बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट है ना आपका, आपने इसकी लेंथ पहले मेजर कर ली है, इसकी लेंथ मेजर कर ली है, नीचे गिर रहा है, इतनी लेंथ गिरने का टाइम आ रहा है, इतनी लेंथ गिरने का टाइम आ रहा है, जिसमें वो टाइम आ रहा है, इसकी लेंथ। अच्छा बेटा प्लीज को आए, हाँ भाई यहाँ से क्लियर है आपको, आगे चलें। सो ये बॉल ऊपर से नीचे गिरेगी फिर टाइमर ऑन हो जाएगा, ये इसको इंटरसेक्ट करेगी तो टाइमर ऑन हो जाएगा, और नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी, इसको इंटरसेक्ट करेगी तो टाइमर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट, वी कैन कैलकुलेट टाइम। हाँ भाई लेंथ मास टाइम, टेम्परेचर पता है आपको कैसे मेजर कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर,
So we can use thermometer, liquid in glass, temperature measurement. बेटा बोलना नहीं प्लीज। अच्छा बेटा, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए I strongly recommend you use thermocouple. लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर से बेहतर क्या होता है? थर्मोकपल। थर्मोकपल हर जगह पर आ जाता है। सो यू कैन यूज थर्मोमीटर और सबसे अच्छा कौन सा डिवाइस है? थर्मोकपल। यूज थर्मोकपल। या आप ऐसे कह सकते हैं यूज लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर और इम्प्रूवमेंट में डाल दें यूज थर्मोकपल। सही है? तो टेम्परेचर भी हमें बहुत इजी है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट अब बात करते हैं हाउ कैन वी मेजर द वोल्टेज। हाउ कैन वी मेजर द वोल्टेज? वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं वोल्टमीटर, वोल्टमीटर और पैरेलल निकालते हैं और यूज बाय सीआरओ। सीआरओ का बेटा सिंबल होता है यूं करके, सीआरओ का सिंबल होता है। आपको सिंबल नहीं आता तो डायरेक्ट लिखते हैं सीआरओ। We use CRO to find the peak voltage, to maximum voltage. CRO से टाइम भी आ जाता है, CRO से क्या आ जाता है बेटा? वोल्टेज भी आ जाती है। जब भी आपने CRO को यूज करना है, लिसन टू मी प्लीज, जब भी CRO को यूज करना है आप CRO को पैरेलल लगाएंगे वोल्टमीटर की तरह, पहली बात। उसके बाद CRO को ऑन करेंगे, दूसरी बात। फिर आपकी सेटिंग्स को छेड़ेंगे टू ऑब्टेन अ सूटेबल ट्रेस, तीसरी बात। जब भी आपने सीआरओ यूज करना है आपने तीन बातें करनी है। सीआरओ को करेक्ट ऐसे करना है जैसे फिगर में शो है या पैरेलल करना है। अगली बात क्या करनी है? सीआरओ को ऑन करना है। अगली बात क्या करनी है? सीआरओ की सेटिंग्स को एडजस्ट करना है, टाइम बेस और वाई गेन, सो दैट वी कैन गेट द सूटेबल ट्रेस। हाँ भाई, जब सूटेबल ट्रेस मिल जाए, अगर आपने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो आप कहेंगे हम क्या काउंट करेंगे? एम्पलीट्यूड निकालेंगे, कितने डब्बों में वेव आ रही है, उसको वाई गेन सेटिंग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने जब भी सीआरओ यूज करनी है बेटा, इनके एक या दो नंबर होते हैं। अब देखो बेटा, मैं चुप कराता रहूंगा तो भा नहीं पाऊंगा। मैं बताता हूँ, तो 700 रुपये नहीं बोले बेटा, चुप रहो। सो हाउ कैन वी मेजर द वोल्टेज? तो वोल्टेज के लिए वोल्टमीटर पता है आपको, पैरेलल लगता है, उसको भी मसला नहीं है। और वोल्टमीटर कौन सी रीडिंग देता है? आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पीक वोल्टेज नहीं देता आपको। जब भी हम वोल्टमीटर यूज करेंगे इट विल गिव अस रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। हाँ, पीक वोल्टेज के लिए क्या यूज करेंगे? सीआरओ पीक वोल्टेज के लिए भी हो सकता है, यूनिफॉर्म वोल्टेज के लिए भी हो सकता है। हम यूज करेंगे सीआरओ। अच्छा बेटा, अब सीआरओ जब भी यूज करना है, सुन लें आप, सीआरओ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में आएगा। सीआरओ बहुत चांस है सीआरओ का एक्सपेरिमेंट आने में। तो सीआरओ को हमेशा आप पैरेलल कनेक्ट करते हैं, नहीं लिखा आपने पैरेलल, एज शोन इन फिगर लिख देते हैं कनेक्ट करके। उसके बाद सीआरओ को ऑन करते हैं, ये जरूर लिखना है, विल टर्न ऑन द सीआरओ, विल एडजस्ट द सेटिंग ऑफ सीआरओ टू ऑब्टेन अ सूटेबल ट्रेस। ये तीन स्टेप करने हैं। अच्छा, फिर क्या फाइंड आउट करना है सीआरओ पे? अगर टाइम फाइंड आउट करना है तो आप टाइम एक्सिस उसको देखेंगे, चेक करेंगे एक्स एक्सिस के अलावा एक वेव कितने डब्बों में कंप्लीट हो रही है, और उसको टाइम बेस्ड सेटिंग से मल्टीप्लाई करें टाइम इंटरवल निकालने के लिए। और अगर आपने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है सीआरओ पे तो कौन सी चीज चेक करेंगे? एम्पलीट्यूड। वेव का क्या चेक करेंगे? एम्पलीट्यूड, कितने बॉक्सेस में वेव कंप्लीट हो रही है, और नंबर ऑफ बॉक्सेस को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ बेटा? वाई गेन सेटिंग्स के साथ। जब भी सीआरओ यूज करेंगे, सीआरओ रिलेटेड एक्सपेरिमेंट तभी होता है जब हाई वोल्टेज यूज कर रहे हैं या अल्टरनेट वोल्टेज यूज कर रहे हैं। एक मिनट, आपने सीआरओ को ऑफ करना है व्हेन नॉट इन यूज। ये किस पे आता है आपका? ये सेफ्टी से रिलेटेड इस पे आ जाता है। जब भी आपने सेफ्टी में लिखना है, सीआरओ रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, we'll turn on the CRO, we'll turn on the switch when the apparatus is not in use। ये लिखते होते हैं जी। रामेश क्या कह रहे हैं बेटा? बिल्कुल, you can see CRO से कैसे फाइंड आउट करती है। यही बैटरी चेंज है पीछे। अच्छा बेटा, so CRO पे how can we find the frequency? तो पहले क्या करेंगे? टाइम पीरियड मेजर करेंगे और फिर क्या करेंगे बेटा? लिखेंगे आप F is equal to 1 over T, we'll use F is equal to 1 over T to find the frequency, to calculate the frequency। अंडरस्टूड नहीं है? और अगर आप गलती से लिख देते हैं will we use CRO to measure the frequency, तो नंबर कट गया आपका। CRO आपको फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली नहीं दे रहा, CRO को क्या दे रहा है बेटा?
CRO दे रहे हैं टाइम सेटिंग्स। जी बेटा अभी करते हैं, हॉल पे आते हैं आहिस्ता आहिस्ता। बेटा हमें बहुत बच्चे पीछे हो गए, आप लोग थोड़ा आगे और टाइट हो रहे प्लीज। सॉरी यार, माइंड नहीं कर, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने बच्चे आ रहे थे, लेकिन मैं मुझे मना कर दिया, आप लोग आएंगे नहीं। बेटा एक बच्चे आगे हो रहा अहमद टेंशन चेक करी पे हवा टेंशन चार्जर हो जाएगा तो बंद हो अच्छा बेटा नेक्स्ट। हाँ भाई, हमने बात की कि हाउ कैन वी यूज CRO। अच्छा बेटा, एक बहुत ज्यादा डिवाइस यूज करते हैं हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज निकालने के लिए, साउंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के निकालने के लिए, और जहां भी आपको यूज करना हो, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट इंड्यूस करनी हो कोई चीज, हम एक डिवाइस यूज करते हैं सिग्नल जनरेटर। इसके बारे में व्हाट इज सिग्नल जनरेटर? हम डिवाइसेस की बात कर रहे हैं जो हम यूज करेंगे डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट। सिग्नल जनरेटर बेटा, सिग्नल जनरेटर जो होता है इट इज एन अल्टरनेटिव पावर सप्लाई। बेटा दिस पॉइंट, एक बॉक्स होता है सिग्नल जनरेटर, दिस पॉइंट। सिग्नल जनरेटर में बहुत सारी नॉब्स लगी होती हैं, नॉब्स, बहुत सारी नॉब्स होती हैं। एक नॉब होती है एम्पलीट्यूड, एक नॉब होती है फ्रीक्वेंसी, एक नॉब भी होती है बटन होता है जो आप शेप चेंज करते हैं, कौन सी आपको वेव चाहिए, सिग्नल कौन सा चाहिए। बेटा बस कर दो यार, यहाँ से आप दो आउटपुट लेते हैं, ये आपकी वेरिएबल पावर सप्लाई की तरह, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, ये पावर सप्लाई है आपकी बेसिकली। यहाँ से आप इसके आउटपुट ले रहे होते हैं, इसको ऑन करने के लिए स्विच लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी में ऑन हो जाता है। ये CRO है, ये एक्ट करता है अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई की तरह। एक तो हम इसको अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई के तौर पर एक्ट करते हैं, जहां पे भी हमें AC पावर सप्लाई चाहिए, और बेटा इससे हम इस किस्म का सिग्नल ऑब्टेन कर सकते हैं। नहीं, स्लॉट CRO नहीं, ये एक्सटर्नल सर्किट है आपका, ये स्विच है, स्विच प्लग इसका जो होता है उसको ऑन करने का, यहाँ से इसकी आपको आउटपुट मिल रही है। आउटपुट यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लगाया हुआ है, एक कॉइल लगाया हुआ है जिसको अल्टरनेटिंग करंट आपने यूज करवाना है या पास करवाना है, कॉइल इसके पैरेलल क्यों अरेंज करेंगे। अच्छा बेटा, इस शेप का सिग्नल ऑब्टेन कर सकते हैं, बटन इधर कर दें, इस शेप का सिग्नल ऑब्टेन कर सकते हैं, और आप इससे इस शेप का सिग्नल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वी कैन यूज AC पावर सप्लाई और सिग्नल जनरेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी अल्टरनेटिंग करंट का एक्सपेरिमेंट आ जाए, जब भी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आ जाए, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करनी हो, साउंड की, वेव की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करनी हो, हमेशा क्या यूज करेंगे आप, सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर क्या है, ये पावर सप्लाई है। अगर इसको पावर सप्लाई कॉइल के साथ रिलेट करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट पास करवाएगा, हमारे पास नहीं करोगे। अगर आप इसका बेटा, अगर हम इसको अटैच कर देंगे स्पीकर के साथ, इसके आउटपुट को स्पीकर के साथ अटैच कर देंगे तो हमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट कराएगा। ये जहां भी हमें फ्रीक्वेंसी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आते हैं,
जहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होती है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है, तो वहाँ पे अक्सर हम यूज करते हैं क्या, सिग्नल जनरेटर। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट होगी तब हम यूज करेंगे ना। डिपेंडेंट हो तो भी कई बार ऐसा होता है ना कि आपने चेक करना होता है कौन सी फ्रीक्वेंसी इसको रेजोनेट करवाएगी। मतलब ये डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, जहाँ भी आप फ्रीक्वेंसी चेंज इन्वॉल्व है। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नॉर्मल में ट्यूनिंग फॉल्ट करते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं डालते जिस तरह से। हाँ बिल्कुल। अच्छा बेटा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप चेंज तो कर सकते हैं, लिखा भी होता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं होती। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, टर्न द नॉब घुमाएंगे, अगर आपने एम्पलीट्यूड चेंज करना है तो यू एम्पलीट्यूड चेंज होता रहेगा, फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो सिग्नल यू नजर आएगा। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए कि जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लेबल्ड होती है, हम क्या यूज करते हैं, सीआरओ। जब भी सिग्नल जनरेटर यूज करते हैं, सुन ले प्लीज, सिग्नल जनरेटर के साथ इज बेटर टू यूज व्हाट, सीआरओ। क्यों? सीआरओ पे आपको पता चलेगा फ्रीक्वेंसी कितनी है। आप कहेंगे सर जब यहाँ लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज, तो हो सकता है 51 हर्ट्ज दे रहा हो सकता है 53 हर्ट्ज दे रहा हो। तो उसको कंफर्म करने के लिए आप इंप्रूवमेंट में भी ला सकते हैं। हम क्या यूज करेंगे बच्चों, सिग्नल जनरेटर के साथ क्या यूज करेंगे, सीआरओ यूज करेंगे। पैरेलल में सीआरओ लगा देंगे, पैरेलल लगा देंगे, सीआरओ जस्ट एक वोल्ट मीटर की तरह लगाएंगे। अच्छा बेटा, देन हमने एक्सपेरिमेंट करते हैं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, और मैग्नेटिज्म में आ जाता है होल वोल्टेज, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस तरह की चीजें आती हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा मैग्नेटिज्म रिलेटेड एक्सपेरिमेंट में, जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B, बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली हॉल वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो अब यहाँ दिखा दो, वहां तो नहीं आएगा। आशीर चेयर के आगे अब आगे बात करो, आगे बेटा आगे चला, बैठे बैठे सॉरी यार, सॉरी। आप लोग तो नजर आ रहे हैं। अच्छा बेटा, और वोल्टेज की बेटा बोलो सर, ये सिग्नल जनरेटर किन किन सिचुएशन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज के अंदर, जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी चेंज इन्वॉल्व है, जहाँ पे भी हमने साउंड रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करने हैं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट करवानी है, यहाँ बड़ी चेयर की बैठे रहोगे। और जहाँ भी हमने फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ऑल्टरनेट करंट इंड्यूस करवाना है, तो वहां पे हम सिग्नल जनरेटर यूज करते हैं। करंट इंड्यूस कर रहे हैं, थोड़ा तो आगे हो, साइड को गलत साइड तो आगे का मेहनत की हाइट ज्यादा है, और जरूरत है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, और प्लीज, अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का पहले बेटा डायरेक्ट मेथड नहीं था। हम लोग पता क्या करते थे, हम यूज करते हैं हॉल प्रोब। वी यूज हॉल प्रोब टू फाइंड द हॉल वोल्टेज। लिख लेते हैं, we use Hall probe to find the Hall voltage, or which is directly proportional to magnetic field strength, or we use calibrated Hall probe. उससे Hall voltage आती है, उस कैलिब्रेशन को यूज करते हुए हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। और सिंपली एक और वर्ड आप लिख सकते हैं, we use Hall probe attached with Tesla meter. We use Hall probe attached with Tesla meter to find the magnetic field strength. We use Hall probe, लिख लें आपकी लाइन, we use Hall probe attached with Tesla meter to find the magnetic field strength. देखो बेटा, Hall probe को यूज कैसे करते हैं और ये कैसे होती है दोस्तों में। तो
बेटा हॉल प्रोब एक स्ट्रिप लाइक चीज होती है, स्ट्रिप लाइक जो इसके यहाँ पे डॉट सा दिखाया होता है और ये दो तारे जा रही होती है। ये जो दो वायर्स हैं, यू मे कनेक्ट अ वोल्ट मीटर हियर, यू मे कनेक्ट अ CRO हियर। ये स्ट्रिप लाइक जैसे आपका स्केल होता है ना, वो छोटा स्मॉल स्केल जो होता है उस तरह की चीज होती है। कैसे सोचते हैं, इतनी अप्रोक्सीमेटली इतनी लेंथ, इस तरह की चीज होती है। और अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और मैंने यहाँ पे हॉल वोल्टेज निकालनी है ताकि मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकूं, तो हाउ विल आई राइट? आई विल यूज अ हॉल प्रोब अटैच टू द टेस्टामीटर और आई विल यूज द कैलिब्रेटेड हॉल प्रोब। सही है? तो मैं क्या करूंगा? I'll place the hall probe at the position where the magnetic field strength is to be determined. I'll change the orientation of the hall probe such that the reading observed on the voltmeter is maximum. दोबारा सुन लें, हॉल प्रोब क्या है? अगर मैंने इस पोजीशन पे सपोज कर लें ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, मैंने 3 डायमेंशनल सपोज, मुझे यहाँ पे एक्स पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो मुझे क्या करना है? I have to position the hall probe at that particular position. इसको यहाँ पे रखते हैं, X पे ऐसे लेबल करना है इसको। फिर क्या करना है? हॉल प्रोब को ऑन कर लेंगे। I'll turn on the hall probe या I'll turn on the voltmeter, position it at X, change the orientation, change the angle, change the angle। ला दो ना इसको, बिल्कुल फ्री। हाँ भाई, change the angle such that the hall probe should give the maximum voltage. We'll change the angle or orientation. उसी जगह पे रहते हुए turn angle को change करेंगे। कब तक change करते रहेंगे? जब तक hall probe आपको क्या ना दे दे बेटा, आपको maximum voltage ना दे दे। वहाँ पे बेटा maximum voltage मिल जाएगी, वहाँ पे stop कर देंगे और वो note down कर देंगे। फिर दोबारा ऑफ करेंगे, दोबारा ऑन करेंगे, एंगल चेंज करके दोबारा चेक करेंगे मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है, उन दोनों रीडिंग्स का एवरेज दे देंगे। जब भी आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, इसका यूज करेंगे हॉल प्रोब। हॉल प्रोब को उस पोजीशन पे रखेंगे जहां पे निकालनी है। फिर क्या करेंगे? फिर उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करते रहेंगे जब तक रीडिंग बच्चे क्या ना हो जाए, मैक्सिमम ना हो जाए। जब तक रीडिंग दे लो, जब तक रीडिंग मैक्सिमम ना हो जाए, और उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हर रीडिंग को 2-2 बार रिकॉर्ड करना है, हर रीडिंग को 2-2 बार रिकॉर्ड करना होगा। एनी कंफ्यूजन है? अच्छा, रेडियो एक्टिविटी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। रेडियो एक्टिविटी में आपको सबको पता है क्या यूज करते हैं? जी बेटा बोलो। टेस्टामीटर डायरेक्ट आपको दे देगा हॉल प्रोब के साथ, है ना। हॉल प्रोब तो आपको हॉल वोल्टेज देती है ना, वोल्टमीटर से अटैच होती है। वो हॉल प्रोब व्हिच इज अटैच्ड टू द टेस्टामीटर, इट विल डायरेक्टली गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू। मैंने देखी नहीं है कनेक्शन, बस ऐसे लाइन लिख देती है, विल अटैच द hall probe with the testameter to find the magnetic field strength। ठीक है? हमें लगा आपको नजर नहीं आ रहा साइड को, तो फिर अब क्या भी आ रहे हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट प्लीज। जो भी आपको रेडिएटिविटी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आ जाए, हाँ भाई बेटा, रेडिएटिविटी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आप पीछे तो नहीं है, तो आप पीछे हो सकते हैं। यहाँ पे उनकी ताकों को मारो, डर आपका आंखें रोना बच जाएगा, माइंड नहीं करेगा। और भी छो, बेटा भी छो, चेयर देना बेटा मुझे। जी, आई नीड 3 चेयर। यहाँ से
पे वाइट जैसे था यहाँ पे आप याद Radioactivity is the emission of radiation from the nucleus. Radioactivity क्या होता है? The emission of radiation from the nucleus. अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती हैं. अब उनको डिटेक्ट करने के लिए we use what? GM2 and rate meter. हम क्या यूज करते हैं बेटा? ये रेडिएक्टिव सोर्स है. बेटा वो पीछे लाइन बनानी यहाँ पे कुछ जगह नहीं है. वो पीछे बना. डाल दो बेटा. जब भी रेडिएक्टिव रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आएगा हम क्या यूज करेंगे बेटा? लेड बॉक्स में सोर्स रखेंगे. इसके सामने क्या रखेंगे बेटा? जीएम ट्यूब. और ये किससे अटैच होती है? रेट मीटर. बेटा विल यूज रेट मीटर टू फाइंड. सामने आगे आ जाओ. इस शेप पे आपको लग रहा है. इस शेप पे आ जाओ. येलो वाली शेप. अच्छा बेटा मॉनिटरिंग प्लीज. हाँ भाई. सोर्स जीएम ट्यूब रेट मीटर. हम क्या करेंगे बेटा? जब भी रेडिएटिव रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आएगा ये चीजें दिखाएंगे और उसके ऊपर क्या लिखा होता है? यहाँ पे रीडिंग आ रही होती है और उसको क्या बोलते हैं? काउंट रेट. जब भी रेडिएटिव रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आ जाए ये तीन चीजें दिखानी है आपने. और सबसे पहले आपने बैकग्राउंड रेडिएशन लेनी है. याद कर ले, भूलना नहीं है. जब भी रेडिएटिव रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आ जाए क्या करेंगे? पहले विदाउट सोर्स वी फाइंड द बैकग्राउंड रेडिएशन. रीडिंग 1, रीडिंग 2, देन फाइंड द एवरेज. उसके बाद हम यूज करेंगे बेटा क्या? सोर्स सामने प्लेस करेंगे और फिर रीडिंग लेंगे. सामान को पेपर भी दे देना है. आप लोगों के पेपर जो चेक हो गए थे वो मुझसे ले लीजिएगा. हाँ जी मॉडल में आए नहीं. मॉड के पेपर डीएचए वालों के पे हाईवे की यहाँ नहीं है मेरी. शायद बैग में गाड़ी में बना. अच्छा बेटा और भी चीज पूछनी हो. हाँ अगर आपने विंड स्पीड निकालनी है, विंड रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आ गया, एंगल मेजरमेंट निकालनी है. यू नो विंड के लिए हम यूज करते हैं विंड स्पीडोमीटर और उसको बोलते हैं एनीमोमीटर. एनीमोमीटर आप चेक कर सकते हैं गूगल में. जिसके स्पेलिंग क्या मुझे आते नहीं है. ANE एनीमोमीटर. बेटा एनीमोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ विंड. एनीमोमीटर एक डिवाइस है. इसको विंड के परपेंडिकुलर रखा जाता है. इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ विंड. ये छोटे से रूफ कूलर की तरह का होता है. खिड़की की तरह की होती है. फैन होता है. टरबाइन लाइक चीज. जब हवा आती है तो घूमते हुए ऊपर लिखे होते हैं नंबर. कितनी स्पीड से हवा आ रही है. एनीमोमीटर. विंड स्पीड मीटर. इसको हमेशा ये देखो ये आपका फैन चल रहा है. किसी को विंड जा रही है उसको यूँ दिखाते होते हैं हमेशा. बच्चे कहाँ से मुझे आता नहीं. इसी बात हाँ नहीं परपेंडिकुलर यहाँ लिखा है. बेटा ये एनीमोमीटर है. इस तरह की चीज. और जो फिर तुम्हारी कूलर की तरफ छोटा सा मिनी था. मिनी तो इसके ऊपर बेटा लिखा हुआ आ जाएगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ विंड.
एंगल मेजरमेंट इन्वॉल्व है, तो आपको पता है एंगल कैसे मेजर करते हैं। अगर प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल फाइंड आउट करने के लिए। एंगल मेजरमेंट के लिए क्या यूज करेंगे जी बेटा? पेडिस्टल फैन लगा के डिमर से चेंज करेंगे उसको, ठीक है? डिमर लगाएंगे, वो आप रियोस्टेट की तरफ दिखा सकते हैं डिमर, ठीक है? वही सर्किट के साथ ही डिमर दिखा देना उसको। जो रियोस्टेट होता है वो डिमर ही होता है, वेरिएबल रजिस्टर बॉक्स। हाँ जी, हाँ। अच्छा बेटा प्लीज स्लाइड नेक्स्ट प्लीज, ये समझ में आपको? हाँ भाई, प्रेशर के लिए क्या यूज करते हैं? प्रेशर मेजरमेंट के लिए बेटा, प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं प्रेशर गेज। उसके और भी होते हैं, प्रेशर सेंसर, प्रेशर गेज। सर बैरोमीटर भी इस्तेमाल नहीं करते? बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है सर। इसमें पिस्टल मुझे पता नहीं है, कैलिब्रेटेड हो तो मैं यूज करता हूं। दिक्कत है ना बिजनेस प्रेशर गेज, उससे बहुत ही ज्यादा। अच्छा बेटा, सो अब जरा हाँ भाई, एक आया एक्सपेरिमेंट, आपने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है या मेजर करनी है, तो आप हमेशा यूज करेंगे आपका एज का डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यू नो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या चीज थी, भूल गई होगी आपको? इसके ऊपर जब लाइट पड़ती थी तो यहाँ पे आपको क्या नजर आते थे? जीरो ऑर्डर, याद है आपको? फर्स्ट ऑर्डर, बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डी साइन थीटा इज इक्वल टू, और डी किसके इक्वल होता है? 1/n। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा है, बल्कि आपके एंट्री टेस्ट के लिए आप लोगों को ये आना चाहिए। अच्छा बेटा हाँ भाई, अब 2-4 सेंटर पे मैं करती हूँ और आपको मैंने समझाता हूँ। एक दिन निर्णय गलत दिया, क्या आपको मौत में दिया था हमने पेपर? करने के लिए हम यूज करते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में लाइट नॉर्मली आती है और स्क्रीन पे ऑर्डर बनते हैं। फिर हम क्या करते हैं, विल मेजर, ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, इसको यूज करते हैं, एंगल निकाल लेते हैं। And then we use the formula d sin theta is tan and find the wavelength। सही है? अच्छा बेटा जी बोलो। प्रेशर गेज की कैसे होती है? प्रेशर गेज हमेशा ये गाड़ियों के टायर का प्रेशर चेक करेंगे, डायल होता है फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है, इसके साथ प्रेशर गेज जो हमेशा होता है अटैच करती है प्रेशर। ऑफिस पॉइंट सर
हाँ भाई कौन सा पेपर है? बेटा रिमेंबर 15 वेरिएंट 52 वेरिएंट 52 प्लीज। सर करते हैं 3-4 पेपर करते हैं। हाँ भाई, a student is investigating the angle at which the glass cylinder containing oil topples as shown. बस करो यार। हाँ भाई, हम एंगल मेजर करना चाहते हैं जिससे टॉपल ओवर होता है। सो ये भी ऑन कर दो। A student is investigating the angle at which the glass cylinder containing the oil topples as shown in figure 1.1. हाँ भाई, ये देख लें जरा डायग्राम। ये ग्लास सिलेंडर है, ये ऑयल है और ये एंगल है। A cylinder containing a mass m of oil can be tilted through a maximum angle phi for the vertical before it topples. It is suggested that the relationship between m and phi is given by 1/tan phi is equal to km p d cube O plus b. When d is the diameter of the cylinder, p is the density of oil, and a and b are constant. Design a lab experiment to test the relationship between phi and m. बेटा पेपर 5 में आपने किसी न किसी रिलेशन को कंफर्म करना होता है, चेक करना होता है क्या वो सही है कि गलत है। बेटा या तो आपने कॉन्स्टेंट्स निकालने होते हैं या आपने किसी रिलेशन को वेरीफाई करना होता है। सुन लें प्लीज, अब किसी भी रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए आपको हमेशा क्या अप्लाई करना है? लीनियर लॉ आपने अप्लाई करना है। y = mx + c। जिनमें रिलेशन चेक करना है उनमें से एक क्वांटिटी को y पे होना चाहिए और एक क्वांटिटी को x पे होना चाहिए। एक सुन लें आप, जिस पे रिलेशन चेक करना है। हमें किस पे रिलेशन चेक करना है? यहाँ पे हमें फाई एंड m, फाई और m में हमने रिलेशन चेक करना है। तो जब आपका ग्राफ बनेगा y पे या x पे फाई और m होना चाहिए, चाहे साइन फाई हो, चाहे टेन फाई हो, चाहे खाली फाई हो, चाहे फाई स्क्वायर हो, कुछ भी हो, जिनमें रिलेशन चेक करना है उन क्वांटिटी में ग्राफ होना चाहिए। अब मैं इनको स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? फॉर्मूला क्या है? 1/10 phi is equal to, ये तो खुद ही बना हुआ है, an over rho d q plus b। आप देख सकते हैं लकीली इन्होंने खुद से आपको फॉर्म दे दी है। आपने फाई में और m में रिलेशन चेक करना है तो हो जाएगा। क्या मतलब? अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, इसको थोड़ा चेंज कर लूं, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, लिख सकता हूं ऐसे। ये ऑलरेडी फॉर्म बनी हुई है। इस क्वांटिटी को अगर मैं y एक्सिस पे ले लूं, ये हो गया m और ये क्या हो गया? तो अगर मुझे ये रिलेशन वेरीफाई करना है, अगर ये रिलेशन ट्रू है तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा y एक्सिस पे क्या लूंगा? 1/10 phi और यहाँ पे क्या ले लूंगा? m। अगर मुझे ग्राफ ऐसा मिल जाए, द रिलेशन इज कंफर्म। जब भी किसी रिलेशन को कंफर्म करना है हमने क्या करना है बेटा? ऑल ऑफ यू प्लीज, लीनियर लॉ अप्लाई करना है। पहला स्टेप, वी विल अप्लाई द लीनियर लॉ हियर। y और x बेटा 1/10 phi और ये m और ये लाइन ऐसे बनती है। पहली लाइन, ये आमतौर पे इसको बोलते हैं एनालिसिस। बेटा ये एनालिसिस है, आमतौर पे मेथड के बाद लिखा जाता है, लेकिन आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि टाइम नहीं है ना कि पहले सोचें, ये पहले रफ पे लिखें, बाद में मेथड के बाद जगह लिखे, आपको टाइम लग जाया होगा। आप शुरू यहाँ से करो। टू कंफर्म द रिलेशनशिप बिटवीन फाई एंड m, विल प्लॉट अ ग्राफ 1/10 on y axis and m on x axis. If we obtain the graph like that, or if we obtain a straight line not passing through origin, the relation is confirmed. हैदर के साथ जो बैठे बेटा प्लीज थोड़ा सीरियस हो। अगर मुझे ऐसा ग्राफ मिल जाएगा तो रिलेशन क्या है बच्चों? कंफर्म। ये 2 मार्क्स, क्योंकि ये 0 नहीं है। अगर ये ना होता ना, प्लस 0 होता ओरिजिन से गुजरता। अगर ये क्वांटिटी साथ में आ रही है तो नॉट ओरिजिन। सर b 0 भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन अभी 0 नहीं है ना, अभी गिवन नहीं है कि 0 है, इसलिए हम ये कहेंगे हमें तो नहीं पता 0 है। अगर ओरिजिन से गुजर गया तो भी 0 है, तो ग्राफ रिजल्ट तो आएंगे ना आपके। अभी तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता ना। अच्छा बेटा प्लीज नहीं पता। अभी नेक्स्ट पेज, अब क्या करना है मैंने जरा और सुनिए। ऑपरेटर्स आपके सामने, आपने मैथ m क्या चीज है? मैथ ऑफ
एम कंसीडर। हाँ जी, इट इज सजेस्टेड दैट हम मैथ्स में और फाई में रिलेशन चेक करना है। तो इसमें क्या मुश्किल है, मैथ्स चेंज करते रहेंगे, जिस एंगल पे टिल्ट करता है वो मेजर करते रहेंगे। तो एंगल कैसे चेंज करेंगे, हम हाथ सिर्फ टेढ़ा करेंगे ना, इससे तो टेढ़ा करते रहेंगे, जब गिरने वाली होगी उसको हाथ पे रोक लेंगे। देखते हैं, पहले सोच रहे हैं बेटा, एक मिनट अहमद सुनिए, एक्सपेरिमेंट क्या है, मैथ्स ऑफ ऑयल और एंगल जिस पे ये टॉपल ओवर होता है उसमें रिलेशन चेक करना है आपने। ये प्रॉब्लम समझ में आगे क्या करना है आपने, पहले तो समझना है करना क्या आपने। अच्छा भाई, तो जरा वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। ये पहले मैंने क्वेश्चन लिख के 2 मार्क्स आ गए मेरे ये करने के, 2 मार्क्स आ गए। अब इसके बाद मैं वेरिएबल डिफाइन करूंगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, नजर आए बेटा आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्या चीज डिपेंड कर रही है, क्या चीज इंडिपेंडेंट है। आप इंसान बेटा नहीं बोलोगे। हाँ जी, क्या चीज डिपेंडेंट है, एंगल फाई, एंगल इज डिपेंडेंट। व्हाट इज इंडिपेंडेंट, Mass of water or oil. मैथ। अब आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी अदर देन इंडिपेंडेंट, जिन जिन चीजों पे डिपेंड कर सकता है, और मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। हाँ जी, हमारा डिपेंड कर सकते हैं। बेटे चलाया नहीं आपने? अच्छा बेटा, तो कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या है? हाँ भाई, हमारा ये डिपेंड कर सकते हैं ना डेंसिटी ऑफ ऑयल के ऊपर, ये डिपेंड कर सकते हैं बेस डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर पे डिपेंड कर सकता है। इट कैन बी डिपेंड डी डायमीटर ऑफ सिलेंडर। Sir, height पे करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर पे करेंगे। और वॉल्यूम तो चेंज होगा लेकिन आप मैथ चेंज करेंगे तो सर हाइट ऑफ सिलेंडर पे होगा, सर हाइट भी चेंज होगी जब आप यूज करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाएगा। हाइट तो चेंज होगी तो एंगल चेंज होगा, हाइट तो चेंज हो जाएगी। जब हम मैथ ऑफ ऑयल चेंज करेंगे तो हाइट कांस्टेंट नहीं रहेगी, ना हाइट की बात करें ना वॉल्यूम की बात करें। डायमीटर ऑफ ये इंपॉर्टेंट है। और किस पे डिपेंड करता है, सेम टाइप ऑफ सेम शेप का यूज करें ना, सेम मेजरिंग सिलेंडर यूज करेंगे, सर एपरेटस सेम यूज करें। सेम। हाँ जी, सेम सिलेंडर। टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकते हैं, यू राइट। टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होने से चीजें जो होती है वो एक्सपेंड होगी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा ऊपर हो सकता है, जिससे उसकी टॉपलिंग स्टेबिलिटी चेंज हो सकती है। टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या हो सकता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, स्टेबिलिटी चेंज ऊंचा। हाँ जी, टेम्परेचर चेंज होते डेंसिटी चेंज होगी, सरफेस इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ भाई, टेम्परेचर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा भाई, आप ये मैंने सोच दिया भाई ये कुछ है। अब सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, और जो प्लीज डायग्राम बेटा सुनने जो पहली बार कर रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, बना ली हमने। उसके बाद क्या करेंगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। अब एक्सपेरिमेंट की थीम क्या होती है बच्चों, लिसन टू प्लीज। हमने डिपेंडेंट क्वांटिटी को जस्ट मेजर करना होता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी को जस्ट हमने एंगल को मेजर करना है। अब एंगल मेजर करने के कोई मेथड आपके जहन में होना चाहिए। हाउ कैन यू मेजर दिस एंगल? तो बेटर तो ये है क्या, वालेकुम अस्सलाम, आप ये वाला एंगल मेजर कर लें, इसको 90 से माइनस कर लें तो ये आ जाएगा, सही है ना? अब आगे अच्छा बेटा, और हम क्या करें बच्चों, बेहतर तो ये है कि ये वाला एंगल मेजर कर लिया जाए और इसको 90 से माइनस करें तो बच्चे ये एंगल आ जाएगा। आप इसको मेजर करने के तो बहुत सारे आपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, इसमें आप डी यूज कर सकते हैं ना, डी इसके साथ जहां पे क्यों जी बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लाइन बना के गिरेगा कब, तो वो उसके लिए वो तो चेंज होता जा रहा है ना। आपको आहिस्ता से टिल्ट करते रहने हाथ के साथ, जहाँ पे गिरने लगे वहां पे रोक देना है उसको, पकड़े रखना है उसको, आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना है ताकि शेक ना करे आगे। अच्छा बेटा, हाँ तो मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ ये वाला और ये कैलकुलेट कर लूंगा जी। मोहम्मद ऊंचा बोलना है, आएगा ना इंप्रूवमेंट में, और चीज डाल देंगे, पहले कर सकते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट, हम ऐसे एंगल मेजर कर सकते हैं, एरर आएगा या वो इम्प्रूव जी साइड में पुली लगा के धागा बांध, वो इम्प्रूवमेंट में डालें आप।
ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट बेटा। अच्छा भाई, आप क्या है, दूसरी चीज क्या है बेटा? मैथ्स। मैथ्स को क्या करना होता है आपने? डिपेंडेंट क्वांटिटी को जस्ट मेजर करना होता है। मैथ्स को चेंज भी करना है, मेजर भी करना है, चेंज भी करना है, मेजर भी करना है। तो क्या चाहिए आपको? बैलेंस। पहले खाली बीकर का मैथ्स चेक कर लेंगे, फिर ऑयल डालेंगे, फिर ऑयल में से बीकर का मैथ्स माइनस कर देंगे तो खाली ऑयल का मैथ्स आ जाएगा। फिर ऑयल डालते रहेंगे और मैथ्स मेजर करते रहेंगे। समझ आ गया बेटा? अब ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम क्या करेंगे? नो, सबसे पहले आप खाली सिलेंडर का मैथ्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले खाली सिलेंडर का मैथ्स कैलकुलेट कर लिया। मेजर एंड रिकॉर्ड द मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, पहला स्टेप। आप चाहे तो लिख सकते हैं या देख सुन सकते हैं। नंबर 2 स्टेप क्या है? फिल सम ऑयल इन द सिलेंडर एंड मेजर द कंबाइंड मास। Calculate the mass of oil by subtracting the combined mass of cylinder from the combined mass. Record this value. इसके बाद place the cylinder on a smooth horizontal surface. Then place a set scale, protector such that इसको A कहते हैं, इसको B कह दें. The center of protector will completely align with position B. सही है? नहीं, अलग से डायग्राम बनानी होती है, वो अलग पेंट किया होता है ब्लैक, वही डायग्राम पे नहीं करते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पे भी टाइप चीजें लिख सकते हैं आप। अच्छा भाई जी, सर म्यू भी एक कांस्टेंट हो सकता है। कैसे म्यू क्या चीज है? मतलब वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के आप सेम सरफेस यूज करें, कैसे सेम। अच्छा बेटा, मैं इंस्टेंट में जी पॉइंट्स में लिखने के पहले बेटा हमेशा आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू पॉइंट्स पे लिखें। मैं लिखूंगा नंबर 1 मेजर द मास ऑफ सिलेंडर, नंबर 2 पुट सम ऑयल, नंबर 3 मेजर द कंबाइंड मास। ऐसे लिख रहा हूं मैं नंबरिंग करके। नंबर 4 जी बेटा, उस एग्जाम में हम पॉइंट्स के फॉर्म एग्जाम के पॉइंट की फॉर्म लिखा है। अच्छा तो क्या किया है? प्लेस द बीकर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस के सिलेंडर, gradually tilt it as shown, up the as shown. Gradually tilt it right as shown, making sure the edge B doesn't slip. Making sure that B doesn't slip, it will stay at the same position. इसको रोकने के लिए आप, जैसे आपको याद है, हम यहाँ पे जमीन के ऊपर टेप चिपका सकते हैं ताकि इसका एज यहाँ पे इंटेंगल्ड रहे। इम्प्रूवमेंट भी डाल सकते हैं आप वहाँ पे, ताकि वो जमीन के ऊपर टेबल के ऊपर यहाँ कोने पे मैंने क्या लगा दिया, एक छोटा सा कार्ड चिपका दिए। कार्ड का कोना मेक श्योर कर रहा है कि वहाँ स्लिप नहीं हो रहा, फिसल नहीं रहा। इम्प्रूवमेंट भी डाल दीजिएगा। अच्छा भाई, ग्रेजुअली टिल्टेड, ठीक है। और अगर आपको डायग्राम आती है तो यूं दिखाएं, तो टिल्ट व्यू कर रहे हैं कि आपका थंब यहाँ पर है, मुझे यहाँ से बना दिया डायग्राम। मेल काम हो गया, यहाँ हो गया। पैरों में मिले लगी। हाँ जी, इसको यूं टर्न कर रहे हैं। When it is just to fall, तो गिरना नहीं देना आपने, गिरेगा तो ऑयल नीचे आ जाएगा, स्क्रैच करके आंखों में आ सकता है। क्या ऐसा ही कि इसके ऊपर लिड यूज करेंगे तो चेंज हो जाएगा वेट इसका, वो प्लास्टिक से कवर कर लें इसको। आम जो होता है ना वो पॉलिथीन, वो जो आपका खाने को कवर करने के लिए क्या बोलते हैं उसको? उसके ऊपर पॉलीथीन शीट, लंच बॉक्स कवर नहीं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, पॉलिथीन वाला पॉलिथीन पॉलिथीन बैग बन जाता है उसमें। किसी भी तरीके से कवर करते हैं। Okay, wait, slightly tilted at a particular angle when it just to fall. Measure and record this angle theta. Measure and record this angle theta. Abhi, again tilt the cylinder. Sarosh, beta di bolo yaar. Again tilt the cylinder when it's just to fall. Again measure the angle. Find the average angle. उसके बाद क्या करें बच्चे? Find the average angle. बेटा उसके बाद listen to me please.
put some oil, put more oil in the cylinder and repeat step number कौन सा था, छठे से लेके आठवां या फोर्थ से लेके with every increase in mass. जानते आप यहाँ क्यों नहीं आती इसके साथ क्या नजर आ रहे हैं, इसके नाम क्या है? जानते बेटे यहाँ बैठो, सामना के साथ बैठो। Ship off. Add more oil. और उसका मैच भी बना। सिर्फ अंदाजा कैसे लगाएंगे कि वो गिरने वाला है? बेटा पता चल जाना चाहिए। देखो आप हाथ क्यों करके टर्न कर रहे हो, आप इस तरह अभी तो गिरेगा हाथ पे, यहाँ रुक जाएगा। बॉटल का एक्सपेरिमेंट नहीं किया आपने? क्लास है ये जब गिरेगा, अभी नहीं गिरा, अभी नहीं गिरा, करो अभी गिरने लगा इधर। चेंज होगा क्या? गिरने नहीं जरा, नीचे नहीं लग रहा है, रिफाइन करेंगे। ओके अच्छा भाई लिख लिया आपने, इसकी बात क्या लिखेंगे? व्हाट इज द सेफ्टी इन दिस एक्सपेरिमेंट? ओके गॉगल्स पहले इफ द ऑयल आपके स्क्रैच ना करे आंखों में, इरिटेटिंग हो सकता है। नंबर 1 ऑयल फ्लेमेबल होता है, कीप अवे फ्रॉम द फायर। ऑयल को पीना नहीं है, बिल्कुल पीना नहीं है। देखो मटेरियल इसके अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या, गॉगल्स पहले गिर सकते हैं, ये नीचे गिर के डोंट यूज द ग्लास सिलेंडर, प्लास्टिक सिलेंडर टूटे नहीं, और आपसे गॉगल्स पहले आंखों में स्क्रैच ना करें, फ्लेमेबल थिंग से दूर रखें। हाँ भाई ऑयल नीचे गिरते हैं तो आप स्टेप डाउन हो precaution linked to preventing spilling oil, use a tray, lid, cloth, absorb oil, do not allow just wiping or mopping. Precaution linked to preventing glass cylinder breaking, use good gloves to prevent skin irritation, do not allow because of oil is slippery. नंबर नहीं मिलेगा। मैंने ये पहननी है, बता रहा हूँ। एक बार क्या आगे मैंने भी नहीं, इसमें आगे मुश्किल एक्सपेरिमेंट है। आप यूज करें, आहिस्ता तरीके स्किप ना करें, टेम्परेचर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करें, नीचे स्किप लगा रहे हैं स्किप ना करें, शार्प लाइट वाला सिलेंडर यूज करें। बहुत सारी इंप्रूवमेंट है इसकी। जी इंप्रूवमेंट अगर हमने पहले मेजर इतना अच्छा रख दिया तो बेशक एक भी ना लिखो, लेकिन जितनी बन सकती है जरूर लिखो। अच्छा बेटा ये देखिए क्वेश्चन प्लीज, बच्चों प्लीज पॉइंट यार आखिरी दूसरे दिन पढ़ रहे यार, एक और दिन पढ़ने में बर्दाश्त नहीं है, तो मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगा यार। सर एक सेल्फी लेके मैं खरीदो को भेजे। A student is investigating simple harmonic motion using an electric vibrator. A student is investigating a simple harmonic motion using an, ये मुश्किल क्वेश्चन है बेटा, पहले ऐसा आया नहीं हुआ। और प्लीज देख लें यहाँ तरफ से। जून 51, जून 15, 51।
A student is investigating simple harmonic motion using electric vibrator. A plate is attached. Firoz जी स्टूडेंट आएगा भी नहीं आपका. Firoz, Emil, बस करो बेटा. The top of the electric vibrator. A plate is attached. To the top of the electric vibrator, a small mass is placed on the metal plate as shown. बच्चों देख लीजिए. ये metal plate है. इसके ऊपर small mass place किया हुआ है. An alternating potential difference is applied to the vibrator for a given peak voltage V. बेटा सुन लें प्लीज. आप लोग alternating potential difference apply कर रहे हो. For a given peak voltage, there is a maximum frequency at which the small mass remains in contact with the plate. अगर हम पढ़े और सी का आसान नहीं है तो दोबारा पढ़ेंगे. नजर नहीं आ रहा है इसको बड़ा करते. अब तो आएगा. बेटा, an alternating potential difference is applied to the vibrator. For a given peak voltage, हर voltage के ऊपर there is a maximum frequency f at which the small mass remains in contact with the plate. The contact between the mass, small mass m and the plate is lost when the frequency is greater than f. It is suggested that the relationship between f and v is shown. सब बच्चे जरा इक्वेशन बताएं मुझे इसकी क्या होगी. बोलना नहीं है, लिख के बताओ. इन्वॉल्व सब बच्चे. और वेरिएबल डिफाइन कर दें जरा. जल्दी से सब लोग इन्वॉल्व हो. अजीम जरा अंदर आके चेक करें सब लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे. बातें तो नहीं कर रहे सब. पूरी चेक करें लिख रहे हैं. जो नहीं लिख रहे मुझे इशारा कर दें बस. One over x square is equal to pi square over k into v. One over x square ground तो कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की हर वोल्टेज के ऊपर एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर एक फ्रीक्वेंसी की ऐसी वैल्यू है जिसपे वो ऊपर रहेगा. उसको वाइब्रेट कराएंगे ना. एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके छलांग लगा लेता है ऊपर. कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा उसका. सही है ना. वो कह रहे हैं कि हर वोल्टेज के ऊपर एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने ढूंढनी है. तो ग्राफ किसमें होना चाहिए. कौन कौन से रिलेशन चेक करना है आपने. वोल्टेज पे और एफ पे. V और F पे रिलेशन चेक करना है आपने. क्या होना चाहिए. एक एक्सिस पे तो V वाली टर्म होनी चाहिए. एक एक्सिस पे F वाली टर्म होनी चाहिए. आमतौर पे F डिपेंडेंट है और V डिपेंडेंट है. V इंडिपेंडेंट है, एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है. तो V को सब्जेक्ट बना देते हैं. V इज इक्वल टू व्हाट. आप F पे बना सकते हैं. डजंट मेक एनी डिफरेंस. V इज इक्वल क्या हो जाएगा. K ओवर U भी कर सकते हैं. ओके और F स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा. K ओवर बाय V. देखो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया. ये मतलब हुआ ना इसका. ये तो कांस्टेंट हो गया ना. और वो उसकी वैल्यू कैसे आएगी. ग्रेडियंट से आ जाएगी. या ये कर लें आप. यूं कर लें. F स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या. 1 ओवर. एक ही बात है. मैं इसको रिकमेंड करता हूँ. इसको कर ले, इसको कर ले. बस डिपेंड नहीं करते. जो मर्जी कर ले आप. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपको जो पसंद है बस बता. इंडिपेंडेंट. हाँ भाई. तो हम ग्राफ बनाएंगे इस रिलेशन को कंफर्म करने के लिए. V में और 1 ओवर F स्क्वायर में और F स्क्वायर में और दोनों चलेंगे बच्चों. सर फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करेंगे. बताते हैं. वो सिग्नल जनरेटर क्या काम है. सिग्नल जनरेटर. अच्छा बेटा नॉलेज से अब क्या कर रहे हैं हम लोग. कोई भी कर सकते हैं. हमें इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए मुझे ग्राफ बनाना है. किस पे. F स्क्वायर में और 1 ओवर V में. इफ आई ऑब्टेन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ रीजन द रिलेशन इज कंफर्म. और इसकी स्लोप किसके इक्वल हो जाएगी. F स्क्वायर और 1 ओवर किसके इक्वल हो जाएगी. स्लोप हो जाएगी K ओवर पाई स्क्वायर. और अगर यहाँ भी ग्राफ ऐसा मिल जाए और इसकी स्लोप किसके इक्वल हो जाएगी. पाई स्क्वायर ओवर अगर V सब्जेक्ट K ओवर पाई स्क्वायर लिख दिया. यस सर. यहाँ पे उल्टा लिख दिया.
सेम होगा नहीं सेम होगा जब 20 से लेना ये जॉब नीचे आएगा और हो जाएगा दोनों की सी आ रहा है सेम आ रहा है सेम के बाय पाई स्क्वायर के बाय तो मैं शुरू यहाँ से कर रहा हूँ to confirm the relationship I'll plot a graph of V against 1 over F square. If I obtain straight line passing through origin, the relation is confirmed and the gradient will be equal to what? K over pi square to find the value of K. Gradient से K निकाल लेंगे. अब what are dependent variable? जी बेटा. हाँ जी. K over pi constant होगा. What are dependent variable? Frequency. Independent variable. आप चेंज दोनों इंटरचेंज भी कर सकते हैं दोनों इस तरह हो सकता है कांस्टेंट बिल्कुल ठीक है आपने मैथ कांस्टेंट रखता है वोल्टेज और क्या चीज कांस्टेंट रखें जिससे वो वोल्टेज चेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड से चेंज होगा टेम्परेचर और कोई चीज करंट चेंज हो जाएगा बेटा जब वोल्टेज चेंज करेंगे सेम सरफेस सेम मेटल प्लेट हाँ भाई पावर आपको इसके केवल है लॉग लेने की जरूरत नहीं है अगर होता ना एल पावर ए एल पावर बी वेरिएबल होती पावर फिर लॉग लेंगे अभी लॉग लेने की जरूरत ठीक है ये आप सेम लॉग यूज करेंगे सेम एरिया का लॉग यूज करेंगे सेम प्लेट यूज करेंगे दोनों हो सकते हैं इस पे इस तरह भी कर सकते हैं और ऑपोजिट भी फिर चेंज होगा मैं वोल्टेज कांस्टेंट एफसी नहीं होता एफ होता ये वन ओवर एफ नहीं होता खाली वोल्टेज अच्छा बेटा क्या करूंगा मैं इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करेंगे बेटा बेटा वाइब्रेटर के साथ और अभी प्लीज इसकी जो तारें आ रही हैं यूज करके दिखा देंगे आप करके इसको क्या रेट करना है आपने सिग्नल पूरा लिखेंगे सिग्नल जनरेटर अब चाहे तो उस तरह का बॉक्स बना दी यूज करके और यहाँ तारें यूं दिखा दें यहाँ से लगी हुई तारें हाँ जी बना ये तो डायग्राम बनानी मुश्किल है वैसे बनाएंगे मार्क्स में लिखा हुआ मैथ कांस्टेंट ही रखना पोजीशन ऑफ मैथ कांस्टेंट ठीक है दो चीज ज्यादा चीजें लिखें आप इस पे ज्यादा चीजें लिखेंगे आप इस पे बेटा कांस्टेंट के नंबर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बच्चे ठीक है हम सोचते हैं दो चीजें आपके दिन में आ रही है इसके अलावा वो कांस्टेंट रखें जी बेटा और एक हाँ सिग्नल जनरेटर से रेट किया जिससे आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं और उसको कंफर्म करने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी कितना है साथ में क्या लगा दिया यहाँ भी क्या लगा दिया CRO सी मतलब बेटा इसके पैरेलल CRO में दोनों चीजें आ जाएगी हमारा बेटा CRO में दोनों चीजें आ जाएगी पीक वोल्टेज भी आ जाएगी सिग्नल की और फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी वोल्टेज कहाँ से मिलेगी वाई गेम से वाई एक्सिस और टाइम पीरियड कहाँ से मिलेगा एक्स एक्सिस से जिससे क्या निकाल देंगे बेटा अब इस एक्सपेरिमेंट की क्या थीम है सबसे पहले क्या करेंगे ब्लॉक सेट कर दिया ऑपरेटर सेट कर दिया स्विच पे दिखा दिया अभी सर अगर वोल्टेज चेंज करनी है फिर क्या लगाएंगे फिर वोल्टेज चेंज करेंगे ना इस पे दोनों चीजें चेंज होती है इसकी वोल्टेज की भी नॉब है एम्पलीट्यूड की और उसकी फ्रीक्वेंसी की भी नॉब है बेटा सबसे पहले क्या करेंगे टर्न ऑन द सिग्नल जनरेटर टर्न ऑन द स्विच द वाइब्रेटर विल स्टार्ट टू वाइब्रेट विल टर्न ऑन द CRO adjust the setting of CRO to obtain a suitable trace दोबारा सुन ले set the circuit as shown in figure turn on the signal generator turn on the switch and CRO हाँ भाई adjust the setting of CRO to obtain a suitable trace सही है अब क्या करेंगे measure and record the voltage from the
measure and record the amplitude from the trace of CRO. अब दिखा दें CRO का trace ही है. Measure and record the amplitude and multiply what? Y gain settings to measure the voltage applied. To measure the voltage applied. पहले आप जी बेटा सिग्नल जनरेटर किस लिए होता है? तुम लेट आए हो मेरे ख्याल से, है ना? मैंने बताया था सिग्नल जनरेटर ये ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई है. ये ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई है जिससे आप एम्पलीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म के सिग्नल ऑब्टेन कर सकते हैं. तो ये सिग्नल जनरेटर है. हाँ जी, करंट वोल्टेज चेंज करेगी, करंट भी चेंज हो जाएगा. सर वोल्ट मीटर क्यों नहीं यूज करें? वोल्ट मीटर तो वोल्टेज मेजर करेगा ना. तो सीआरओ दोनों चीजें कर रहा है. वोल्टेज भी आ रही होगा, वोल्ट मीटर लगाने दिल करता है तो यहाँ लगा दे वोल्ट मीटर. ठीक है, लेकिन सीआरओ में दोनों चीजें आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, वोल्टेज भी आ जाएगी. वोल्टेज कहाँ से आएगी? वाई एक्सिस से. टाइम पीरियड. अच्छा बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या किया मैंने? सुन लिया आप लोग इसके मेथड. फिरोज को बाहर निकाल दे, पीछे वाले दोनों हैं ना, इनको बाहर निकाल दे बस. ये बिल्कुल बात की मान, आप नहीं बोलना फिर. अच्छा बेटा सुन ले प्लीज. ऑन करने के बाद एडजस्ट द सेटिंग ऑफ CRO to obtain a suitable trace. Measure and record the amplitude of the signal using CRO and multiply by gain setting to find the peak voltage. This voltage should be kept constant. This voltage should be kept constant while determining the value of frequency. अभी चेंज नहीं करनी. उसके बाद change the frequency by using signal generator frequency knob. By using frequency knob of signal generator, gradually increase it. At a particular frequency, the mass will jump. It will lose contact. Okay? Measure and record this value. Decrease the frequency and again change it. Gradually increase it and measure and record. नहीं, measure and record यहाँ तो नहीं होगी. When the mass is jumping, ठीक है? Find the time period of the signal by using what? CRO scheme. Find the time period of the signal. How many number of boxes in which the one cycle complete. Multiply it with what? Time is setting to calculate what? Number of boxes. Multiply में क्या होता है? Time, space, और फिर frequency कैसे आएगी? ये पूरा बताना पड़ेगा. At a particular frequency, the mass will start to jump. Measure and record the time period of the signal. Now like read. Measure and record the time period of the signal by using CRO as shown. How many number of boxes in which one wave is completed? Multiply time base setting to find the time period. Then use 1 over time period to find the frequency. जी रामेल आप क्या कह रहे हो? पीक वोल्टेज आपने रख दी है, उसके बाद वोल्टेज को चेंज करना नहीं, अभी नहीं करना चाहिए. पीक वोल्टेज वही रहेगी ना. 2 बार फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है. पीक वोल्टेज को मेजर कर लिया. फॉर एग्जाम्पल थी 5 वोल्ट. सपोज कर लें कितनी थी? इसमें 5 वोल्ट. अब इसको नहीं छेड़ना, अब फ्रीक्वेंसी वाली नॉब को छेड़ना है. आपने चेक करना है कि 5 वोल्ट पे कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो जंप लगा रहा है. फॉर एग्जाम्पल 20 हर्ट्ज पे लगा रहा है. सपोज जब 20 ज्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल 3 हर्ट्ज पे लगा रहा है वो जंप. एक बार 3 हर्ट्ज निकाल दी, 2 बार 3 हर्ट्ज निकाल दी, एवरेज निकाल दी. फिर क्या किया? We'll change the voltage of the signal by using amplitude knob on signal generator. We'll change. पहले 5 वोल्ट पे एक्सपेरिमेंट किया है. अब किस पे कर लेंगे? 10 वोल्ट के ऊपर. फिर किस पे कर लेंगे? 15 वोल्ट के ऊपर. अभी हारिस तलहा समझ में नहीं आ रहा. तलहा एक्सपेरिमेंट किया है बच्चे. ये सिग्नल जनरेटर है, इसकी वोल्टेज सेट कर दी आपने 5. वहां से कंफर्म कर ली 5 है कि नहीं है. फिर क्या करना है? फिर फ्रीक्वेंसी वाले नॉब को छेड़ना है. ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है जिसमें द मैस स्टार्ट टू जंप. मेजर एंड रिकॉर्ड द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल एंड यूज द फार्मूला टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी. 1 टाइम एंड 2 टाइम. फिर क्या करेंगे? चेंज द एम्पलीट्यूड और फिर उसमें दोबारा फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे. व्हाट इज जी बोलो, पूछो बोलो. आज पूरी वेव का निकालेंगे. टाइम पीरियड यहाँ पूरे सिग्नल का निकालेंगे. तो बेटा ये आसान नहीं है, मुश्किल है ये. आप एक बड़ी तो सेफ्टी प्रिकॉशन है. छलांग लगा के अपने सर पे ना लगे, पाँव पे ना लगे. स्टैंड ट्रे रखें, सेफ्टी हेड पहन लें, हैवी मास्क यूज करें, सिग्नल जनरेटर को ऑफ पे ना लग जाए. और भी चीज
Not in use. Heating effect का होगी। क्या बोलना बोलो। हीटिंग इफेक्ट की वजह से बोलो। क्या बोलो। सिग्नल जनरेटर बनाया हुआ है ना? टाइम पीरियड चेंज करने के लिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो बैटरी का खुद ही चेंज हो जाएगा। सही है। मार्किंग्स की में देखो बेटा क्या है, इसकी क्या सेफ्टी क्या है? सेफ्टी सुने जरा। वही इसी से रिलेटेड है। चुरा चला के नीचे ना गिरे और शीट के पीछे खड़े हो जाए, हेड पहनने जो भी है। सर इसमें सिग्नल जनरेटर के अलावा क्या यूज कर सकते हैं? हम स्पेसिफिक बैटरी से यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक वोल्टेज की बैटरी और हम वेरिएबल रेजिस्टर कर सकते हैं। क्या वेरिएबल रेजिस्टर से रेजिस्टर चेंज करेंगे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप। लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए सिग्नल जनरेटर चाहिए ना, तो फिर सिग्नल जनरेटर यूज करें। सर वेरिएबल रेजिस्टेंस से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते, वेरिएबल रेजिस्टर से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। योर डिवाइस मैं आपको जस्ट शुरू वाली चीजें बता दूं। Student is investigating how the intensity of the reflecting sound from the wall varies with the thickness of the foam attached to the wall. बेटा इससे तो कोई फायदा नहीं बैठेगा यार, आप लोगों ने जाना है जाए बाहर भी यहाँ से एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ मैं। ठीक है, आता है तो ठीक है। 2 मिनट के लिए बस, मैं ज्यादा आपके टाइम नहीं दे रहा हूँ, सुन लो मतलब। हाँ जी, रिफ्लेक्टेड साउंड का स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग हाउ द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल वेरीज विद द थिकनेस ऑफ द फॉर्म अटैच्ड टू द वॉल एज शोन इन फिगर 1.1। ये वॉल है, ये फॉर्म है। कुछ कह रहे हो आपसे? इट इज सजेस्टेड दैट it is suggested that intensity I of the reflected sound is related to the thickness T is given by the formula this, where I naught is the intensity इसको भी बढ़ा दो। हाँ जी, ये रिलेशन चेक करना है बेटा आपने, ये रिलेशन चेक करना है। I is equal to I naught e power minus alpha rho into T। I क्या चीज है? I intensity, I naught original intensity, अल्फा की चीज है, अल्फा बदली क्या चीज है? अल्फा कांस्टेंट है, और रो इज द डेंसिटी ऑफ द फॉर्म एंड टी इज थिकनेस। अब इस रिलेशन को कैसे चेक करेंगे? इंटेंसिटी का और टी का ग्राफ बनना है, इंटेंसिटी और थिकनेस का ग्राफ बनना है। ई वाली टर्म में क्या लेना पड़ेगा? नेचुरल लॉ। क्या लेना पड़ेगा? नेचुरल लॉ। I is equal to I naught e power minus alpha rho into T। अच्छा बेटा, please point. So taking log of both the sides, ln I naught e power minus alpha rho into T। बेटा ln I क्या लिखेंगे? ln I naught प्लस हो जाएगा, आपको पता है कि ये जो पावर होती है पीछे मल्टीप्लाई हो जाती है। ln I मैं पहले लिख रहा हूँ, ये टर्म पहले लिख रहा हूँ, माइनस अल्फा रो टी ln E प्लस ln, और आपको पता है ln E क्या होता है? 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है उसको। ln I is equal to minus alpha rho T plus ln I naught। हाँ भाई, अगर मुझे इस रिलेशन को कंफर्म करना है, पूरा लिखा करें, किस पे ग्राफ बनेगा? y एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा? ln I। x एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा? थिकनेस और साथ याद रखें। तो we'll plot a graph of ln I on y axis, thickness on x axis,
if you obtain straight line not passing through origin with a negative gradient, how do we come to this negative gradient? Negative sign की वजह से the relation is confirmed. और इसकी स्लोप से हम क्या निकाल लेंगे यूज करते हुए अल्फा रो, इसकी स्लोप को यूज करते हैं अल्फा रो निकालना। हाँ, नेगेटिव अल्फा रो इज इक्वल टू ग्रेडियंट, नेगेटिव अल्फा रो इज इक्वल टू ग्रेडियंट। अच्छा बेटा, एक्सपेरिमेंट करना कैसे है? हमने इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड निकालनी है। इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, साउंड की इंटेंसिटी कैसे डिटरमिन करेंगे? सीआरओ के ट्रेस के ऊपर। सीआरओ में जो ट्रेस बनेगा उसका एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो सुन लें प्लीज, क्या करना चाहिए हमें? इसी के ऊपर देखते हैं। सॉरी नहीं, वो एम्पलीट्यूड स्केल तो उसका होता है ना ओरिजिनल वेव की। ट्रेस जो बन रहा है ना वो और चीज है, ट्रेस और चीज है। वैसे तो सही कह रही हो, इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव का स्केयर। तो जो सीआरओ की चीज नजर आ रही है ना वो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, स्केल करने की जरूरत नहीं। अच्छा बेटा, इसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो एक फॉर्म की थिकनेस फाइंड आउट करेंगे 2-3 दिनों से, उसकी एवरेज ले लेंगे, फिर उसको दीवार पे विद द हेल्प ऑफ नेल्स लगा देंगे। हाँ भाई, यहाँ पे नेल लगा दिया। अब बेटा दिस पॉइंट, हाँ भाई, साउंड आपने लगातार प्रोड्यूस नहीं करनी, यू हैव टू प्रोड्यूस अ साउंड पल्स। साउंड पल्स प्रोड्यूस करनी है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस नहीं करनी, वी हैव टू प्रोड्यूस साउंड पल्स। बेटा नहीं बोलो ना तुमको यार, बेटा बातें तो बाद में भी हो सकती है यार, 2 मिनट के लिए। अभी स्पीकर भी चल सकता है, स्पीकर ही सही है क्योंकि आपने ओरिजिनल साउंड कांस्टेंट रखती है। तो स्पीकर को किससे अटैच करेंगे आप? अगेन किससे अटैच करेंगे? सिग्नल जनरेटर। स्पीकर को सिग्नल जनरेटर से अटैच करना है आप। तो माइक भी लगाएंगे, ये तो ओरिजिनल साउंड एमिट करेगा। इसकी आपने फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखना है। अच्छा पहले रह क्या है, अभी तो बताइए नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। इंडिपेंडेंट क्या है? थिकनेस। कांस्टेंट क्या है? थिकनेस के अलावा हमारी इंटेंसिटी किस चीज पर डिपेंड कर सकती है? यू नो, इस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है ना। माइक जो आपने टेस्ट किया है किसके साथ? सीआरओ। इस डिस्टेंस से भी डिपेंड करती है ना, डिस्टेंस A, डिस्टेंस B, the distance of speaker from the form, the distance of mic from the form, original intensity of emitted sound, initial volume of sound. जी बेटा, हाँ जी बिल्कुल, वॉल की तरफ, ठीक है, उस तरफ कर देंगे। और आपको नहीं आ रही है, हाँ उसके लिए हम शेडिंग यूज करते हैं, वो ट्यूबर की डालते हैं। अच्छा बेटा, कॉल इसके लिए प्लीज, आपके कांस्टेंट क्या हो गया? डिस्टेंस ए बी और इनिशियल वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, इनिशियल वॉल्यूम और क्या जो कांस्टेंट होगी, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, बैकग्राउंड नॉइज ना हो, सब नॉइज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, अब क्या है जी? हाँ करेंगे, भी करते हैं, सीआरओ से अटैच करते हैं माइक को सीआरओ से, ताकि ट्रेस तो आए ना। अच्छा बेटा, नॉन स्टडी में प्लीज, डिपेंडेंट क्वांटिटी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए क्या चलेगा? सीआरओ। थिकनेस को मेजर करने के लिए क्या चलेगा? 1 कैलिपर। 2-3 जगहों से एवरेज ले लेंगे, मीटर रूल भी हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि 1 कैलिपर यूज। फॉर्म इरेगुलर तो नहीं होगा, ज्यादा नहीं दबाएंगे ना तो। सर सिग्नल जनरेटर के साथ ठीक है जी, सिग्नल जनरेटर के साथ भी हम चेक करने के लिए सीआरओ दो सिग्नल जनरेटर के साथ क्या करें? सीआरओ लगाएं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, उसके ऊपर कांस्टेंट रखता है, हमें उसकी वैल्यू नहीं चाहिए कितनी निकल रही है, नहीं उसकी फ्रीक्वेंसी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो कांस्टेंट रखती है, जहाँ पे भी बहुत कुछ बेटा नहीं। अच्छा बस सही है। अच्छा बेटा, वी हैव टू स्टॉप द डायरेक्टली रीचिंग साउंड फ्रॉम स्पीकर टू दिस। तो बेटर कि आप इसको क्या करें,
यहाँ पे कुछ शेडिंग रखें, काम बेहतर तो ये है कि आप यहाँ पे पाइप्स लगाएं, पाइप एक पाइप यूँ लगाएं, इम्प्रूवमेंट भी डाल सकते हैं आप बाद में, और दूसरा पाइप को एडजस्ट करें यूँ करके रिफ्लेक्शन का ख्याल रखते हुए। एंगल आई इज गुड एंगल अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पे क्या रखें माइक। सर ये कह सकते हैं कि स्पीकर रखने से पहले बैकग्राउंड साउंड मुहैया कर लें। जी बिल्कुल, बैकग्राउंड क्वाइट प्लेस पे एक्सपेरिमेंट करें, इम्प्रूवमेंट में डाल दीजिएगा। अच्छा बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे आप, और जो प्लीज सर वैक्यूम कोई शील्डिंग वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है, शील्डिंग करते हैं। हाँ शील्डिंग में चाहिए, शील्डिंग होगी यहाँ पे बीते में ऐसा साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल रख लिया है, या इस चीज को आपने बॉक्स के अंदर रख लिया पूरे, यूँ ऐसे रख लिया स्पीकर को ताकि साउंड बाहर जाए ना। साउंड एब्जॉर्बिंग वो बात है, ये बेटा इम्प्रूवमेंट में डाल सकते हैं आप लोग, लेकिन यूज दिस चीज के नहीं। अच्छा बेटा और प्लीज अब क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे, साउंड जाएगी आएगी, वॉल्यूम पर कम ही रखेंगे, एडजस्ट करेंगे इस पाइप का एंगल, विल एडजस्ट द एंगल ऑफ पाइप एट ए पर्टिकुलर एंगल, द एम्पलीट्यूड सीन विल बी इस मैक्सिमम वैल्यू। और ये हाँ वो तो वेव गाइड की तरह बिहेव कर रहा है सारी वेव्स के लिए। अच्छा बेटा, एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर यहाँ पे मैक्सिमम प्रेस मिलेगा। नाउ विल फिक्स द पोजीशन ऑफ दिस पाइप, दिस विल नॉट चेंज द एंगल एंड द पोजीशन ऑफ माइक एंड स्पीकर विल नॉट चेंज एनीथिंग। अब चेंज ही करेंगे, पहले क्या किया आपने, ये एंगल ये तो फिक्स कर लिया ना आपने इस पाइप को, ताकि साउंड सीधी जाए, रिफ्लेक्ट होकर वापस आए, और इस पाइप के एंगल को चेंज किया, जहाँ पे सीआरओ को मैक्सिमम प्रेस मिल रहा है, बेटा मैक्सिमम प्रेस मिल रहा है, वहां पे पोजीशन फिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे, नॉन स्टेटिक प्लीज, सबसे पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, मेजर एंड रिकॉर्ड द थिकनेस तो कर ली ना, दो तीन जगह से एवरेज ले ली, उसके बाद मेजर एंड रिकॉर्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल ऑब्टेन ऑन सीआर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। फिर क्या करें, now change the thickness of form by attaching one more layer on it, एक और लेयर लगा दें या मोटा फॉर्म लगा दें। अब फॉर्म लगाते रहे, सीआरओ की स्क्रीन पे क्या चेक करते रहेंगे सर जब सीआरओ की स्क्रीन पे क्या चेक करते रहेंगे आप, ये एम्पलीट्यूड। सर जब सपोज उसको वेट उसकी ज्यादा बड़ी करेंगे तो उसको थोड़ा पीछे नहीं मूव करेंगे ताकि डिस्टेंस कम हो। उसको पहले ही थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सही बेटा। तो ऑल ऑफ यू प्लीज, इस एक्सपेरिमेंट की मेथोडोलॉजी है, इम्प्रूवमेंट के लिए क्या हो सकता है, ये ड्रग्स यूज करें, ज्यादा साउंड यूज ना करें, सीआरओ बंद करेंगे, टर्न ऑफ व्हेन नॉट इन यूज, और बाकी कुछ इम्प्रूवमेंट के अच्छा बेटा, कल की आपकी टाइमिंग कर देंगे, आपको 3-4 एक्सपेरिमेंट मैकेनिक्स से रिलेटेड और मैग्नेटिज्म और एक डिफरेंट तरह के करा देंगे। रूल एक ही है, क्या है, सबसे पहले इक्वेशन, उसके बाद डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन करने हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को जस्ट पेयर करना होता है, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज भी करना होता है, मेजर भी करना होता है। इस तरह की चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। कल हम प्रॉपर अरेंजमेंट करा देंगे, 2 to 4 क्लास होगी कल।